जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज आपके सामने हम प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़े हुए गेस्ट का मैं परिचय बता दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं टी आर खुटे साहब, जो एनटीपीसी में एक्स महाप्रबंधक थे, जनरल मैनेजर थे। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है टी आर खुटे साहब। हमारे साथ जयंती खुटे जी रायपुर से जुड़ी हुए हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोपराइटर हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। हमारे साथ और भी मेहमान अभी आने वाले हैं, जिसमें प्रोफेसर सरला जोगी है, जो खरसिया से अभी कुछ देर पहले जुड़ी थी, लेकिन नेटवर्क के वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है। हमारे कार्यक्रम के बीच में जरूर आएंगे। तो आज की इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं परिचय बताना चाहूंगा कि 3 जनवरी 1831 को प्रथम शिक्षिका, समाज सुधारिका और मराठी कवित्री के नाम से जाने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था सतारा, महाराष्ट्र में। उनका गांव का नाम था नवगांव, नाम गांव। तो उस जगह में वो उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने भारत देश के अंदर में प्रथम बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला। और आज जितने भी बेटियां जो पढ़ लिख करके, चाहे वो छोटे पद से लेकर के चांद सूरज तक पहुंचने का जो बात है, और बेटियां आज हर दिशा में अग्रणी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय सावित्रीबाई फूले को जाता है। हम इसके इस प्रकाश उत्सव या उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें पूरी मानवता को, पूरी बेटियों को, पूरी ह्यूमन बींग को लख लख बधाई देते हैं वैसा मानवता चैनल की ओर से। और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी विस्तार के लिए टी आर खुटे साहब, क्योंकि काफी इतिहास की जानकारी रखते हैं, तो मैं खुटे साहब के पास पहला इसकी चर्चा को लेकर जाना चाहूंगा। खुटे साहब, जो प्रथम शिक्षिका, जो सावित्रीबाई फुले हमारी जन जन की, हमारी बेटियों की माता कहलाती हैं, उनके बारे में आज के इस सवाल को लेकर, उनकी इस मैसेज को लेकर, उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर हमारे देखने सुनने वालों को विस्तार से बताएं टी आर खुटे साहब। मानवता चैनल के सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज हम माता सावित्रीबाई फुले का कल का तारीख था, 3 जनवरी। जी जी। आज हम 4 तारीख को बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने रायपुर में उनका जयंती भी मनाया जी। और कल का दिन जयपाल सिंह का भी था, डॉक्टर जयपाल सिंह रांची के जी जी मुंडा कम्युनिटी, मुंडा का नेता थे। तो दोनों का हम लोगों ने मनाया। मैं बताना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले का जो महत्व है उसके बैकग्राउंड में जाना होगा जी। वहां पर पेशवा साम्राज्य था। पेशवा साम्राज्य इतना दुर्दय, मैंने इंसानियत के नाम पर इतना ज्यादा दुर्दांत था उस व्यवस्था में कि वहां के लोगों को, जैसे उसमें जो व्यवस्था थी कि मुंह में हंडी लगवाते थे महारों के जी। और पीछे उनके झाड़ू लगाते थे। मुंह में हंडी इसलिए था कि अगर अछूत चले, सड़क में चले तो थूके नहीं, जमीन में थूके नहीं। और पीछे झाड़ू इसलिए ताकि सवा कोई चलेगा तो थूक लग जाएगा तो उसको अछूत लग जाता था। मैंने जमीन में थूकने का हक नहीं था और पीछे झाड़ू लगा होता था। तो इसके विद्रोह में जो हुआ, तो 1818 में आपने सुना होगा अभी जो कोरेगांव का, भीमा कोरेगांव का जो हुआ है, तो वो विद्रोह था। पूरे महार समाज ने उसके पेशवाओं के खिलाफत विद्रोह किया अंग्रेजों से मिलकर के, और इनको धूल चटा दिया 28,000 लोगों को। 28,000 लोग पेशवा के सैनिक थे, उनको 500 लोगों ने धूल चटा दिया। ये कोरेगांव की कहानी है। 1 तारीख को हम उसके मनाते हैं। इसका असर ये पड़ा कि अंग्रेजों ने अध्ययन करने में मजबूर हो गए कि ये लोग आखिर देखो बदलाव चाहते हैं। यहाँ के अछूत लोग हैं इंडिया के, वो भी बदलाव चाहते हैं। तो उन्होंने स्टडी किया कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो उन्होंने पाया मनुस्मृति है सबसे यहाँ का खतरनाक।
तो उन्होंने अंग्रेजों ने मनुस्मृति को लेकर के जहां जहां से मनुस्मृति की कापियां थी उनको लेकर के स्टडी करवाया और इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। और ट्रांसलेट किया तो उन्होंने पता पाया कि सबसे खतरनाक कानून, कठोर कानून, बद इंसानियत कानून मनु लॉ है। उसमें सबसे बड़ा उन्होंने देखा, शिक्षा को उन्होंने बैन कर रखा था, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रखा था। तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में पहले बार शिक्षा को सेकुलर किया। ये बात अब इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले का हम और सावित्रीबाई फुले की कहानी पे जाते हैं, तो ये उसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब खुला तो सावित्रीबाई मैंने पहले बार उनके सतारा में नन है जो क्रिश्चियन लेडीज थी, वो पढ़ाने के लिए अपना स्कूल खोलने का कोशिश किया। तो वहां के ब्राह्मणों ने उसको बिल्कुल विरोध किया, इतना डट के विरोध किया। इवन सावित्रीबाई फुले है उस समय पढ़ने स्कूल जाना चाहती थी, उसको बहुत मैंने प्रताड़ना करते थे, रास्ता रोक देते थे, पढ़ने जाने देते थे स्कूल में ही। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके वो बंद हो गया। लेकिन 13 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, और शादी होने से ज्योतिबा फुले से शादी हो गया। शादी होने से वो आ गई, पुणे आ गई। और पुणे में इस समय ज्योतिबा फुले की एक घटना घटी, 1848 की घटना है। 1848 में वो भी जब स्कूल खुल गया था, सबके लिए खुल गया था, पहले बार मैकाले ने स्कूल को, शिक्षा को सेकुलर किया कि जो भी पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। तो ज्योतिबा फुले स्कूल में पढ़ते थे, उनके पिताजी स्कूल में लगा दिए तो क्लास में प्रथम आते थे। उसके साथ एक वैष्णव लड़का था, ब्राह्मणों में निम्न कोटि का ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी निम्न कोटि का ब्राह्मण है। वैष्णव मैंने जब उच्च द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी है, ये उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो वो वैष्णव लड़का क्लास में उसके साथ पढ़ता था। वो क्लास में 3rd क्लास पास होता था, बड़ी मुश्किल से पास होता था, और ज्योतिबा फुले हमेशा प्रथम आते थे। लेकिन दोनों में दोस्ती थी, तो उन्होंने उनको शादी में बुला लिया। अपने भाई का शादी था, तो अपने भाई के शादी में उसको निमंत्रण दिया ज्योतिबा फुले को, तो मेरे भाई का शादी है, तू आ जाना। तो अच्छा बढ़िया ड्रेस पहन करके ज्योतिबा फुले शादी में चले गए, और उनके अपने दोस्त के साथ में बराबर में आगे चलने लगे। तो वहां पर ब्राह्मणों ने देखा कि भाई ये वैष्णव शूद्र का लड़का, माली का लड़का हमारे आगे चल रहा है ब्राह्मणों के शादी में। उनको धक्का दे करके, गाली गलौज करके, तो तेरी इतनी हिम्मत, शूद्र का बच्चा करके उनको धक्का दे करके उसको शादी से निकाल दिया। जी ज्योतिबा फुले को बहुत, तो कक्षा में प्रथम आते थे, 3rd क्लास लड़का है, वैष्णव लड़का था, 3rd क्लास पास होता। उनको लगा कह रहे मैं देखो एक क्लास में तो बिल्कुल सवार लड़का है, उसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, मैंने क्या गलती की, शूद्र मैंने पैदा होने में तो मेरा ये नहीं। आए, उन्होंने घर वापस रोते थोड़ा बहुत मन में ग्लानि हुई, बहुत ज्यादा लगा, और अपने पिताजी के पास आए। पिताजी को बताया कि भाई ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ कि इस तरह मुझे धक्का देके निकाल दिया, शूद्र का बच्चा कह करके मुझे निकाल दिया। तो ज्योतिबा फुले के पिताजी ने कहा कि बेटा तू अच्छा हो गया कि तू जिंदा वापस आ गया, वरना कोई भी शूद्र अगर ब्राह्मणों का बराबरी करता है तो उसको हाथी के पैर के नीचे कुचल के मार देते। मैंने इतना अपराध है। ये मनुस्मृति का एक सीन है, समझ लो, ये जो ये लिखी हुई है तो उसी का कहानी का था। तो ज्योतिबा फुले को और झटका लगा। वो वहां पास में नदी है, पुणे में मुलामुठा नदी है, मुलामुठा नदी के पास वो जाकर रोने लगे, चिंता करने लगे, मैं कल क्या मुंह दिखाऊंगा, कल स्कूल में जाऊंगा तो 3rd क्लास लड़के के सामने मुझे बताया जाएगा कि शूद्र है करके निकाल दिया करके, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। ये सोच करके वो वहां पर रो रहे थे। तो 2 औरतें, जिनकी जो मैं बता रहा था, जिनके मुंह में हंडी पहले उसमें मार जाती थी, उनमें कुआं और तालाब से पानी पीना मना था। उनको तो नदी में जाके गड्ढा खोद करके पानी लाते थे। तो वो इसलिए नदी, वो मुलामुठा नदी में वो पानी लेने के लिए जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि ज्योतिबा फुले रो रहा है। ज्योतिबा फुले में उनको लड़का है, कोई अच्छा कपड़ा पहना हुआ, वो रो रहा है। उसको देख करके उनको बड़ा मैंने हंस दी। उन 2 औरतों ने हंस दिया जिनके मुंह में हंडी बना है और पीछे झाड़ू लटका हुआ था। तो ज्योतिबा फुले को और धक्का लगा, धक्के पे धक्का लगा, और उन्होंने इतनी मिला गए। वो बोले देखो, बोले मैं तो केवल मुझे शादी से धक्का देके निकाला,
तो मैं रो रहा हूँ, और इनको देखो जिनको जमीन में चलने का हक नहीं, पीछे झाड़ू लगाने, पीछे जमीन में चलने का हक नहीं, जमीन में थूकने का हक नहीं, और अधनंगा बदन है, कमर से नीचे ही कपड़ा पहनते थे थोड़े से घुटने तक, और ऊपर पूरा खुला बदन होता था। औरतों का ऐसी स्थिति बने, अपने सोचो कि हम क्या 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 दुर्दशा था औरतों का, ये समझ सकते हो आपको वहां की व्यवस्था उस समय का। तो वो हंस रही है। तो उन्होंने इस बात को समझा कि आखिर क्या कारण है। तो उन्होंने बोला कि मैं पढ़ लिख गया, मैं पढ़ा लिखा, तो मैं अपने मान सम्मान को समझा, अपने अधिकार को समझा, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए ये अनजान है, अपने बारे में जानकार नहीं, इसलिए हंस रहे हैं। ये बातें ज्योतिबा फुले को समझ में आई। तो इसीलिए बोला अनजान आदमी दोषी नहीं, अनजान अज्ञान आदमी दोषी नहीं है। दोषी मैं इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं जब समझ गया हूं कि शिक्षा के लिए ये हुआ है, तो तुरंत उन्होंने इस बात को समझ करके बोला मुझे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने पहले आकर के अपने कुआं खोल दिया, कुआं को खोल दिया कि भाई पहले सबसे पहले मुझे कुछ करना चाहिए कि बेचारे लोग दूर से कौन तालाब नदी में जाकर के गड्ढा में खोदते हैं, तो मैं अगर समझता हूँ तो मुझे बदलाव शुरू करना चाहिए। अपने से कुआं खोल दिया। कुआं खोला तो पूरे माली समाज के लोगों ने फुले ज्योतिबा फुले के परिवार को बहिष्कार कर दिया, समाज से बहिष्कार कर दिया, इसलिए कि हमने अछूतों को कुआं जिनको तालाब से पानी पीना मना है, उनको तुम कुआं खोल दिए, पीछे से रास्ता कर दिए। लेकिन ज्योतिबा फुले घबराए नहीं, उनसे नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने स्कूल की सोचा कि मैं मुझे कुछ करना चाहिए, तो कैसे मैं करूं। कोई पढ़ाने के लिए हम कुछ ब्राह्मणों को बातचीत किया कि भाई चलो हम स्कूल खोलते हैं, दे दो, आओ पढ़ाने की मदद करो। कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ, कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। इसीलिए सावित्रीबाई फुले की बात आती है, अपने घर में उन्होंने पीढ़े से इंग्लिश पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, दोनों उन्होंने उनको पढ़ा करके उन्होंने 1852 में पहला स्कूल खोला। और उस स्कूल में उसका पर्पस क्या था, देखिए उसका स्कूल का, कि यही देखा कि भाई उन लोगों के सछूत और अछूत, शूद्र अति शूद्र दोनों को, बच्चों को सारे इकट्ठा लाए। तो जब पढ़ाने जाते थे तो उनके ऊपर में ब्राह्मणों ने बोला कि हम औरतों को पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। पहले बार क्यों पढ़ाना शुरू किया लड़की को? आदमी पढ़ता है तो अकेला पढ़ता है, और बेटी पढ़ेगी तो पूरा परिवार। ज्योतिबा फुले ने बात को समझा कि औरत पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ जाएगा, गोद में बच्चे को ले लेकर के वो अपने पढ़ा लेगी, तो समाज में जल्दी से जल्दी शिक्षा का प्रचार होगा। देखिए कितना बड़ा सोच था। और उन्होंने इसीलिए अपनी पत्नी को पढ़ा करके लड़कियों को पढ़ाने का, लड़कियों का स्कूल खोला। ब्राह्मण बोले कि हमने अपने बेटियों को नहीं पढ़ाया। वहां के पूना के ब्राह्मणों ने बोला हम अपने बहू बेटियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, जानवर बना के रखा। ये फूले के बच्चा, फूले के ये आ गया, और ये हमारे औरतों को पढ़ाना शुरू कर देगा, औरत पढ़ जाएंगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सोचो। और जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका कर, किसके ऊपर? जो सावित्रीबाई फुले के ऊपर। स्कूल जब पढ़ाने जाती थी तो गोबर, तो सावित्रीबाई फुले ने पहले तो कई दिन तक रोती रही, कई बार रोई, देखो मेरे साथ बेइज्जती हो रहा है, रास्ता में मैं स्कूल जाने नहीं दे रहे, पढ़ाने के लिए मैं जाने नहीं दे रहे, खुद तो पढ़ा नहीं रहे लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, उसको भी रोक रहे हैं। तो उन्होंने गंदा कपड़ा पहन करके जाती थी रास्ते पे, जिद छोड़ी नहीं। उन्होंने बोला कि मैं पढ़ा के ही रहूंगी। महिलाओं को पढ़ाने का देखो कितना बड़ा संकल्प लिया। 1852 की घटना है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पढ़ाऊंगी करके, तो गंदा कपड़ा पहन के जाती थी, तो उसमें गोबर और कीचड़ फेंकते थे, फिर भी परवाह नहीं की। और स्कूल में जाकर के अच्छा कपड़ा को रखी होती थी थैला में, उसको बदलती थी, पढ़ के पढ़ाती थी, फिर आते वक्त गंदा कपड़ा पहन के आती थी। सोचिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया, कितना बड़ा कुर्बानी। मैंने उसकी पूरी कहानी आप सुनेंगे, उन्होंने क्या क्या क्रांति नहीं किया। अगर उनके बारे में इतना, अगर वो मान सम्मान से वो डर गई होती, अपमान से, तो आज हमारा महिला समाज में जो जागृति आई है, पुरुष तो पुरुष, महिलाओं में जो जागृति आई है, महिलाओं पढ़ नहीं पाती। यहाँ का प्रधानमंत्री पहले इंदिरा गांधी बनी, अगर वो बन नहीं पाती, ज्योतिबा फुले का, सावित्रीबाई फुले का देन है कि महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया।
जी आज आज ब्राह्मण भी अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय इस व्यवस्था था कि वो ब्राह्मण भी अपने बेटियों को नहीं पढ़ाते। सोचिए, ऐसा जी व्यवस्था था इस देश जी में। आधा समाज को उन्होंने दिया और ऊपर से शूद्रों को तो ऐसे ही शिक्षा से वंचित कर रखा था, शूद्र और महिलाओं पूरे को। इसीलिए ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी उन्होंने तुलसीदास से लिखवा लिया था। ये सारी कहानियां है ना, इसके पीछे जी बताती हैं। तो इस जी जी तरह का जो ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले का इतना बड़ा देन, और भी मैं आगे बताऊंगा, तो इसलिए मैं यही बताना चाहता हूँ, जी तो सावित्रीबाई फूले आज नहीं होती तो आज हमारे कपड़े का जो रंग बदला हुआ है ये रंग नहीं बदलता। जी हमारे मुंह में हंडी बंदी होती, हमारे भी पीछे जादू लगा होता, नहीं लगा होता तो हमें अभी भी अछूतों को के साथ में जिस तरह का व्यवहार होता है, सछूतों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, आपने किसान रैली सारा देख रहे होंगे, ये जो तमाम जी जो देख रहे हैं देश में, ये जो बर्बरता है, सामाजिक बर्बरता, जो संघी बर्बरता है, वो आतताइयों का अभी भी वो मनुला के पीछे लगे हुए कि मनुला को हम लागू करें। तो जी हमें मनुला बहुत शुक्रिया खोटे साहब। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। आपकी प्रथम प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ 2-3 मेहमान और जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय बता दूं। हमारे साथ कृपाल सिंह साहब अमेरिका से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है कृपाल सिंह साहब। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। हमारे साथ प्रोफेसर सरला जोगी जो छत्तीसगढ़ खरसिया कॉलेज से जुड़ गई है, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सरला जी हमें सुन पा रही है तो स्क्रीन पे आप आ जाएं हमारे चैनल पे, क्योंकि आपकी भी प्रतिक्रिया लेना है, क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं, शिक्षिका भी हैं, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप स्क्रीन पे आए, हमारी आवाज अगर आप सुन पा रहे थे, अपनी आवाज को इमेट भी कर लें। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले डॉक्टर कृपाल सिंह के पास लौटना चाहूंगा अमेरिका की ओर, क्योंकि जिस ढंग से वैश्विक देशों में एक तो छुआछूत वहां है नहीं, सभी को बराबर का दर्जा है, लेकिन भारत की परिस्थितियों के अंदर में आज की जो चर्चा हो रही है, सावित्रीबाई फुले का जो कल 3 जनवरी को जन्म दिवस था, उसके अवसर पर हम लोगों ने आज ये चर्चा का विषय किया है कि वो पहले भारत के अंदर में स्कूल शिक्षा खोला, नारी शिक्षा खोला, बालिकाओं का विद्यालय खोला, विधवा विवाह के लिए उन्होंने संघर्ष किया, जैसा कि खोटे साहब ने अभी उसके बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी है। तो मैं इस बाबत जो बेटियों के संदर्भ में जो सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है वो भारत में अतुलनीय है, उसकी कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस पर मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। कृपाल सिंह साहब आज के उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज अपने विचार रखें। कृपाल सिंह साहब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहि फतेह जी। मैनू फूल के बाबत इन्नी ज्यादा वाकफ नहीं है, पर मैंने इन्ना जरूर है कि भाई उन्होंने जो सुनिया मैं तुहाडे तो उस तो मैनू ये लग रहा कि भी उन्होंने बड़ी कुर्बानियां देतियां ने जी। यू नो फॉर मी डेवलपिंग इन पंजाब, मेरे जो बड़े वडेरे सी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे ਜਿਹੜੇ सिख लोग ने, मेजोरिटी ऑफ सिख लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਲਿਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਲਾਂਡਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਦੇ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਡਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਲੋਕ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬਣਾਈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਕੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ वो they speak louder than the words। कोई मुसलमान ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਮਿਆਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ
ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਵਾਜੋਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਰਮੋ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾ ਹੀ ਮੀਨਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਰਮੋ ਹੈ, शुभ कर्मन ते कबू न डरो, न डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। So this is the kind of message, you know, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਨਾਨ ਦਲਿਤ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ, that led to them ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਔਰ courage, ਔਰ courage ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ perseverance ਜਿਹੜੀ ਸੀ, their desire to struggle became stronger. So क्या किया उन्होंने, जो गांव में रहते थे ना, अपने गांव छोड़ कर, जहां कहीं भी परसिक्यूशन थी, गांव छोड़कर वो शहरों में चले गए। शहरों में जाके उन्होंने कोई और काम शुरू कर लिए, और शहरों में फैसिलिटीज पिंडा के अलावे से बहुत ज्यादा सी। सो वहाँ विद्या प्राप्त करी और टैलेंटेड लोग यू नो सीख के आपको अपने नवे कारोबार शुरू किए, and they started new life. And some of them ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they got a chance joining the military, and with that they spread all over the world, and then they found new places to venture, and that's how you find most of Sikhs and Punjabis all over the world. So what I'm trying to say, यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा कोई ना कोई। एक्शन के बगैर जे हम वही रहेंगे, वहाँ समटाइम्स वहाँ कुछ चेंज नहीं ले आई जा सकती। पर जब आप दूसरे इलाकों में चले जाते हैं तो कौन जानता है कहाँ से आप आए, कि किधर गए किधर नहीं, आपके जो अपॉर्चुनिटी से बहुत बढ़ जाती है। यहाँ हमारे अमेरिका में ब्लैक कम्युनिटी है, वो पहले स्लेव थे, यही का उनका दलितों वांगी उनका जीवन था, लोगों का काम करते थे, उनके लागी चागी थे। पर ਜਦੋਂ स्लेव they became free और they didn't, उनका कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था इवन ਜਦੋਂ वो फ्री भी हो गए। फिर क्या हुआ, उनमें जागृति पैदा की उनको लीडरों ने, वो अपने पिंड छोड़कर शहरों में आ गए, वहां जहां फैसिलिटी थी, और शहरों में उनको खाने की भी फैसिलिटी, एजुकेशन की भी फैसिलिटी, health care the facilities, they became much better, and they were able to elect their own representatives, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ state assemblies ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ parliament ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। So this is how they improved the situation, and same process is going on now. So ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। So you may have to take a risk, go somewhere else and start a new venture. And परमात्मा से कृपा की, परमात्मा तो वही है भाई, पिंड में रह लो, शहर में ले लो, यू नो नॉर्थ पोल पर चल जाओ, परमात्मा तो वही है, उसकी तो साथ, उसके पर विश्वास लेकर हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, आखिर पर कोई ना कोई इंतजाम होएगा कि हमारी मेहनत से हमारे सक्सेस जो पैर चुमेगी। That's the message I like to have you, and I commend and congratulate everyone, फूल के साहब ते उन्होंने how he took the risks also for the spread of education and improvement of the local conditions. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। मैं अगले सवाल को लेकर जयंती खोटे के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रथम शिक्षिका की आज हम चर्चा कर रहे हैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, तो उन्होंने भारत देश की जो कुप्रथा थी, कुव्यवस्था थी, जिससे महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको घरों में कैद करके घूंघट प्रथा में रख करके उनका जिस ढंग से शोषण होता था, उनको एक नारी उद्धारक के रूप में भी हम जानते हैं सावित्रीबाई फुले को। तो मैं जयंती के पास में, चूंकि वो एक युवा व्यवसायी भी हैं, उद्यमी भी हैं,
तो जिस ढंग से आज महिलाओं ने जो आगे बढ़ा है, उनके योगदान से हम अगर योगदान की बात करें तो सावित्री बाई का ही योगदान हम कह सकते हैं कि इस विषम परिस्थितियों में उन्होंने भारत की इस भूमि पर उन्होंने इतना संघर्ष करके आज इस मुकाम पर आज बेटियों को, महिलाओं को पहुंचाने में योगदान दिया। तो इस बाबत मैं जयंती के पास लौटना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि आज महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हो रही हैं और इसका योगदान और उसकी जो प्रेरणा भरी जो उद्देश्य है उसको कितना सार्थक मानती है जयंती खोटे जी। सावित्री बाई फुले को आज भी महिलाएं, बहुत सारी जो शहरों की महिलाएं, संभ्रांत महिलाएं हैं, सावित्री बाई फुले के बारे में, उनके इतिहास के बारे में नहीं, उनको मालूम नहीं है। तो इस बाबत आपने प्रतिक्रिया दी। धन्यवाद जगदीश जी। और जी। मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया इस बहुत ही सुंदर विषय पे बात करने के लिए। सावित्री बाई ज्योतिबा राव फुले, प्रथम महिला शिक्षक, उनको मेरा सत सत नमन है। और जगदीश जी, बहुत अच्छा विषय आज आपने चुना है और आज का कार्यक्रम काफी अच्छे विषय पर है। तो देखिए, सावित्री बाई जी के बारे में अभी खोटे साहब ने बहुत डिटेल में बताया। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा जिला में नायगांव में। इन्होंने महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किए, है ना, जिसकी बदौलत आज हम सब महिलाएं शिक्षित होकर आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चल सकती हैं, काम कर रही हैं। तो ये पूरा का पूरा श्रेय देखा जाए तो जो सावित्री बाई ज्योतिबा राव फुले को ही जाता है। देखिए, सावित्री बाई की वजह से हम शिक्षित हुए और आज आपके सामने बैठ के बात करने के काबिल हुए हैं। तो उन्होंने बहुत सारे जैसे कि बाल विवाह हो गया, महिला सशक्तिकरण, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब पे बहुत काम किया। तो इनके बारे में मुझे मतलब जहाँ तक जानकारी है, इन्होंने जैसे अछूत, जो छुआछूत था, जो लिंग भेद था, इसको मिटाने के लिए बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव किए। इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जब स्कूल खोला था, मतलब इनका तो बहुत कम उम्र में विवाह कर दिया गया था और इनके जो पति थे ज्योतिबा राव फुले जी, उन्होंने हर चीज पे, हर काम पे उनका सपोर्ट किया, जो कि वो खुद एक समाज सेवक थे और उन्होंने सावित्री बाई का हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज के लिए। जब इन्होंने स्कूल खोला था महिलाओं को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, तो इनके परिवार और समाज के द्वारा फुले दंपति का बहिष्कार कर दिया गया था। तब उनके एक मित्र जो उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने फुले दंपति को अपने घर में आश्रय दिया था और उनको एक जगह भी दिया था स्कूल खोलने के लिए। तो इस तरह से इनका सफर काफी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा है। इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है हम महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। जिस 1852 में फुले दंपति द्वारा 3 स्कूल चलाए जा रहे थे, तो उस समय 16 नवंबर 1852 को ब्रिटिश सरकार ने फुले दंपति की शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए उनको सम्मानित भी किया था और उसी समय सावित्री बाई फुले को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का नाम दिया गया था। तो मैं सत सत नमन करती हूँ उनको। और बहुत ज्यादा इतिहास तो फुले जी ने बता ही दिया था कि किस तरह से स्ट्रगल करके उन्होंने हमको इस लायक बनाया है। तो अभी समय होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, और भी हैं उनको भी बोलने का मौका देना चाहिए। जी, तो शुक्रिया जयंती खोटे जी, आपने कम शब्दों में उनकी प्रेरक बातों को आपने कही है और ये हमारे तमाम जो
माता समाज है या बेटियां हैं या जो महिलाएं हैं, उनको उनकी इस जीवन की प्रेरणा भरी विचारों से सबक लेने की जरूरत है और सावित्री बाई के विचारों को जन जन तक फैलाने की भी जरूरत है। हमारा उद्देश्य भी आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल के लिए यही उद्देश्य है कि उनकी एक दिन जयंती मना लेना पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके विचारों को जन जन तक लेके जाने की जरूरत है। तभी हमारी बेटियां और हर दिशा में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उनके योगदान को कहीं ना कहीं आज भी हम ग्रामीण समाज में महिलाओं को देखते हैं। तो अगर हम पूछेंगे कि भाई सावित्री बाई फुले को आपको कौन है, आप जानते हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम 80% महिलाएं सावित्री बाई फुले को नहीं जानती हैं। जो कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो जरूर पढ़ लिख करके इतिहास के बारे में उनको जानकारी है, लेकिन आज भी 90% महिलाएं जो निरक्षर है, जो साक्षर नहीं है, उनको पता नहीं है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि पढ़े लिखे बेटियां, पढ़े लिखे महिलाएं, पढ़े लिखे शिक्षक शिक्षिकाएं वो उनकी प्रेरणा को लेकर के जाएं। तो बहुत शुक्रिया जयंती खोटे जी, आपने अपने प्रेरक विचारों को लेकर हमारे सामने बातें रखी है। हमारे साथ नौशाद उस्मान जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है नौशाद जी प्रोग्राम में। जी ट्रेन में हूँ, मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप अपनी बात रख सकते हैं तो रख भी सकते हैं। आज सावित्री बाई फुले का जो हम जी सावित्री बाई फुले की शेख उनका नाम था। और सावित्री बाई फुले जब वो पूना से कहीं और गई थी किसी काम की वजह से कुछ सालों के लिए, तो पूरा जो एजुकेशन और जो स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो वो एक हेड मिस्ट्रेस के तौर पे जो है फातिमा शेख ने संभाला था। तो एक बुर्का पहने हुई महिला ने जो है वो उस वक्त उस समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी कि भारत की पहली जो गर्ल्स स्कूल थी उसका मैनेजमेंट जो है वो चलाया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके भाई थे उस्मान के, बाद में फिर वहाँ पर एक साहब थे अब्दुल गफ्फार। तो उन्होंने अपना पूरा, बच्चों की आवाज थोड़ी सी साइलेंट करें। एक मिनट, एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ इसलिए मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो अब्दुल गफ्फार नाम था उनका, उन्होंने अपना घर दे दिया था इसके लिए, अपने एजुकेशन के लिए। आज भी वो वहाँ पर मौजूद है पूना में। गफ्फार वाड़ा बोलते हैं लोग उसको, फुले वाड़ा बोलते हैं या भिड़े वाड़ा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो गफ्फार वाड़ा है। तो उन्होंने अपना पूरा की पूरा घर इस मूवमेंट के लिए डोनेट कर दिया था। इतना बड़ा उनका बलिदान पूना में। और उसके बाद जो है वो ये भी कहा जाता था कि ज्योतिबा फुले को जो है बचपन में उनके पिताजी ने निकाल दिया था स्कूल से, कि भाई किसी ने बता दिया था कि भाई एजुकेशन का अधिकार ही नहीं है हमारी जाति को। तो बाद में अब्दुल गफ्फार मुंशी थे कि जिन्होंने उनके पिताजी से कहकर वापस स्कूल में डालने लगाया। तो सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले और ये जो जितने भी मूवमेंट थी एजुकेशन की, इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा साथ रहा है। अब इसका जो है वो इतिहास बताया नहीं जाता आमतौर पे, जैसा गफ्फार वाड़े को भिड़े वाड़ा कह दिया, कोई जो है इस तरह से कर दिया कि सावित्री फातिमा शेख का जो फोटो भी अलग टाइप से निकाला जाता है, हालांकि वो पूरे अपने सांस्कृतिक पहचान के साथ की, अपनी बुर्खा जो हिजाब वगैरह के साथ वो जो काम करती थी। और खास बात ये है कि सावित्री बाई फुले पर जो है वो गोबर के वो मारते थे, फेंकते थे मनवादी लोग, उस वक्त गोले फेंकते थे और उनको गालियां देते थे, लेकिन फातिमा शेख पर किसी ने एक भी पत्थर नहीं मारा। ये खास बात है, किसी मौलवी ने कोई फतवा नहीं दिया। ये खास बात है कि उसमें इतना पिछड़ापन, हालांकि मुस्लिम समाज में भी एजुकेशन का बहुत था, लेकिन कम से कम उसकी अहमियत इसलिए समझी थी कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन को फर्ज करार दिया है। जैसा नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, वैसे एजुकेशन फर्ज हर एक महिला और पुरुष के लिए, माँ की गोद से लेकर तो जमीन की गोद तक, यानी कब्र तक, यानी पूरे जीवन भर जो है एजुकेशन हासिल करना कंपलसरी है हर एक मुसलमान महिला और पुरुष के लिए। ये कंपलसरी, इसके अहमियत को, इसके महत्व को देखकर जो है फातिमा शेख को उस वक्त मुस्लिम समाज ने विरोध नहीं किया था, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पत्नी थी आयशा सिद्दीका, वो दुनिया की पहली महिला शिक्षिका थी। उन्होंने अरबस्तान की लड़कियों को वहां पर सिखाया। अरबस्तान का जो पहला यूनिवर्सिटी है अल सुफ़ा, वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था।
तो इस एजुकेशन का यही वो कॉमन प्रिंसिपल थे। और सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जो सांस्कृतिक धरोहर थी, जो वैचारिक धरोहर थी, उन्हीं ने उनको एक साथ लाया और वो साथ में रखा। आज भी जरूरत है कि सारे समाज को, विशेषकर ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज को एक जगह आकर इस एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना। जी, बहुत शुक्रिया नौशाद उस्मान साहब, आप सफर में रहते हुए हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दी है और बहुत अच्छे विचार हमारे साथ साझा आपने की है। बहरहाल शुक्रिया, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगल हो और जहां भी आप जा रहे हैं अच्छे से पहुंचे। शुक्रिया बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर सरला जोगी जुड़ गए हैं। सरला जी हमें सुन पा रहे हैं तो आप स्क्रीन पे आए। अगर हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रोफेसर हैं, तो हमने आपको कोशिश किया है कि आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़े और हमारे स्क्रीन पे आकर के अपने विचार व्यक्त करें। सरला जी, बहरहाल हमारे साथ वो जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, जो भी कारण हो, उनका धन्यवाद करते हैं जुड़ने के लिए, बट वो हमारे साथ आ नहीं पा रही है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। मैं दोबारा इस सवाल को आगे लेकर जाने के लिए खूंटे साहब के पास फिर से जाना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास की जानकारी मान्यवर खूंटे साहब को ज्यादा है और उनकी इस प्रेरक और उनकी जो विचारणी जो सवाल है हमारे महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आज के परिदृश्य में, और आज भी कहीं न कहीं महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो घटनाएं घट रही है, पक्षपात हो रही है, उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है, लिंग भेद की स्थितियां लगातार बनी हुई है। तो मैं इस पर आज के परिदृश्य में हम कहाँ पे खड़े हैं और उनका उद्देश्य किस दिशा में जा रहा है, यार खूंटे साहब दोबारा आपके पास सवाल है। ये जो विषय है जी, और ये जो आंदोलन है, एक्चुअली हम सावित्रीबाई फुले के साथ ज्योतिबा फुले, उनके हस्बैंड है, दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है योगदान। हमें इसको समझना पड़ेगा। मैं फिर से आप लाना चाहता हूं। एक बार एक ब्राह्मणी विधवा है, वो गर्भवती हो गई। ब्राह्मणों में एक व्यवस्था था कि बचपना में शादी होते थे और शादी होने के बाद अगर वो आदमी मर गया तो उसको एक कोठरी में बंद कर देते थे और उसको बाहर निकलना, उनका बंद मुंडन होता था, बहुत कुछ होता था उनका। तो बहुत माने इस तरह से दर्दनाक स्थिति में रखते थे। तो क्या हुआ, शरीर को तो नकारा नहीं जा सकता, तो उसने वो गर्भवती हो गई अपने बंद कोठरी में रहते रहते। किसी उसका कोई परिवार का कोई रिश्तेदार था, उसके संपर्क में आया और इस तरह से हो गया। तो जब ये बातें पता चला तो उसके घर वाले दुखी हो गए, परेशान हो गए, अब क्या करें, उसको फिर कहाँ मारे, कहाँ क्या करें उसको। वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। तो एक ब्राह्मण को, ज्योतिबा फुले के विशेष को, सावित्रीबाई फुले को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई उनसे आप ऐसा समस्या है, आप चल के जरा उनसे देख लीजिए। सावित्रीबाई फुले वहां गई, उस लेडी से बात की कि बोली मैं जो भी है, मैं तुम्हारे लिए, मैं ब्राह्मणों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुमको बचाना चाहता हूँ। जैसे इंसान तुम में हो, तो आज मैं तुमको मेरे घर चलो और अपने घर लेके आई उसको, और ले करके उसको प्रसव दी, और प्रसव दे करके उससे ब्राह्मणों में खलबली मच गया। मैंने उन्होंने ब्राह्मणों में कोई भेद नहीं समझे। ब्राह्मण औरत की ऐसी स्थिति थी, उस व्यवस्था के खिलाफत लड़ा और लड़ करके उसका बच्चा का था यशवंत राव, उसको उन्होंने अपने बाद में अपने गोद ले लिया। जो उसी यशवंत राव को उन्होंने गोद लेके उसका नाम रखा, यशवंत राव रखा। उसी को ब्राह्मणी का बेटा था, विधवा ब्राह्मणी का। तो ये परिस्थितियों को, समाज का उस समय की स्थिति को उन्होंने दिखाया। यही नहीं, उन्होंने एक किताब लिखा, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले ने। 1872 पे वो प्रकाशित हुआ। उनमें उन्होंने कहा इस देश की गुलामी का कारण सेठ जी, भट्ट जी है। उस समय अंग्रेजों का राज था देश में, लेकिन ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों को दोषी नहीं कहा। वो जानते थे, क्योंकि
यहाँ की मनुवादी व्यवस्था जो हजारों साल से चली आ रही है, शिक्षा से लोगों को वंचित किया है। लोगों शिक्षा के साथ साथ धन संपत्ति से लेकर के पूरा आदमी को जानवर की स्थिति में ला दिया है। इस देश के बड़े पैमाने में 80% से ज्यादा लोगों को 85%, 90% लोगों को जानवरों की स्थिति पर रखा गया है, शूद्रों को। तो ज्योतिबा फुले ने इस बात को महसूस किया कि शिक्षा के कारण से मति गई, शिक्षा से मति गई, मति से गति गया, गति से धन गया, धन के कारण से पूरे शूद्र कमजोर पड़ गए और एक अकेला अविद्या ने सब कुछ किया। ये बात उन्होंने कहा, शिक्षा बिना मति गिलो, मति बिना गति गिलो, गति बिना वित्त गिलो, वित्त बिना खुद शूद्र खचेलो, इतना अनर्थ एक अविद्या ने केलो। ये जो कहा, ये सोची मैंने उस जमाने में कहा, एक अविद्या से कितना बड़ा नुकसान हुआ इस देश को। हजारों आज देखिए से शिक्षा मिला है, तो आज हम उनके बारे में जान पाए। 1980 तक ज्योतिबा फुले के नाम पर कुछ भी नहीं जानते थे लोग। जब ज्योतिबा फुले का हम लोगों ने प्रचार करना शुरू किया, तो बाद में फुले आज तो खैर वो उनको जब फुला तो 1848 में जब फुला तो माली समाज के लोगों ने उसको बहिष्कार कर दिया था। लेकिन 1965 में 117 साल बाद उनको शामिल किया समाज में। एक बहिष्कार 117 साल तक बहिष्कार कर दिया। सोचिए, ज्योतिबा फुले तो कब के खत्म हो गए, 1890 में खत्म हो गए, लेकिन यशवंत राव को भी उन्होंने शामिल नहीं किया और करके 1865 में सब शामिल किया। तो उनको उन्होंने आज देखिए फुलेवाड़ा और ये वाड़ा बहुत सारे चीजें हुआ है। यस, ये बात सही है कि फातिमा बेगम का भी बहुत बड़ा योगदान था, मुसलमानों का भी उनमें आया। लेकिन ज्योतिबा फुले ने पूरी ब्राह्मणी व्यवस्था के ऊपर कहा, सेठ जी भट्ट जी के कारण, इस देश की गुलामी का कारण जिन लोगों ने धन संपत्ति और शिक्षा और संपत्ति दोनों का कब्जा करके बैठे हुए, और ये करके कारण से यहाँ के देश का बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। तो इसलिए उन्होंने फिर एक घटना घटी। एक बार पहले दान दक्षिणा में जो मिलता था तो ब्राह्मण लोग बांट के खाते थे। ब्राह्मण लोग अपना जो भी दान दक्षिणा मंदिरों में चढ़ोतरी आता था, तो लोगों ने प्रस्ताव रखा कि भाई दान दक्षिणा में जो आता है उसको स्कूल के काम में लगाना चाहिए, शिक्षा के लिए काम में लगना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया, नहीं बोला, ये हम दान दक्षिणा हमारा हकदार है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो अभी भी आज के तारीख में भी ब्रह्म मंदिरों की चढ़ौती में इतने धन संपत्ति पड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के मंदिरों में इतना सोना पड़ा हुआ है कि जिसको इंडिया को पाल सकता है, सालों तक पाल सकता है। आज ही हमारी देश की गरीबी दूर हो सकती है, ये जो कंगाली देश में छाया हुआ है दूर हो सकता है। लेकिन वो काम नहीं आएगा, उसको जनहित में नहीं करेंगे, वो पंडितों के हित में है, उसी से ब्राह्मणवाद चलाते हैं। हम उनको चढ़ोतरा देते हैं। तो उस समय पे जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बोला शिक्षा में लगा दो, तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। तो ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों का सपोर्ट, जो रैली निकाला, कुछ अच्छे, कुछ ब्राह्मण भी अच्छे थे, वो बोले कि नहीं, हम बिल्कुल सही एक बार शिक्षा में लगाएंगे। उस समय आया है, लोगों में बदलाव तो आया, ज्योतिबा फुले के कारण से बहुत बदलाव आया। ज्योतिबा फुले उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, बोला कि भाई सूरज है, सूरज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हवा है कोई भेदभाव नहीं करता, आग पानी, ये जो धरती है, ये जो प्रकृति है, इसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो फिर मानव में क्यों भेदभाव हो। ऐसा करके उन्होंने गाने के माध्यम से ढोलक बजा करके लोग बताते थे। वे इस तरह का क्रांति सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर क्षेत्र में लोगों को उन्होंने तैयार किया, और जिसके कारण से बड़े पैमाने में उस क्षेत्र में समाज में बदलाव आया। बदलाव आने का ये परिणाम हुआ कि आज आपने सुना होगा साहू जी महाराज, छत्रपति साहू, उन्होंने उसका आंदोलन को 1890 के बाद में जब खत्म हो गए तो उनके आंदोलन को छत्रपति साहू जी ने संभाला, और जिसके कारण से डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा।
और खुद भी स्कॉलरशिप दिया और सयाजीराव गायकवाड़ को भी मदद के लिए तैयार किया। वो भी गायकवाड़ थे, वो भी माली समाज से थे, बड़ौदा के राजा। तो उन्होंने भी उनको पैसा दिया डॉक्टर अंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए। शूद्रों का, वो शूद्र थे और डॉक्टर अंबेडकर अति शूद्र थे, लेकिन देखिए शिक्षा के कारण से उनको समझ में आएगा शूद्र अति शूद्र ही इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के मूल धारा है। अगर ये जब तक शिक्षित नहीं होंगे इस देश का विकास नहीं होगा। तो इसलिए उन लोगों ने इनको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाने में मदद किया। राजा तो साहू जी थे, कुर्मी थे, छत्रपति साहू महाराज, और वो माली थे गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़। लेकिन इन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को मदद किया। क्यों? क्योंकि नीचे से विकास होना चाहिए। हर बच्चा को जब तक मूल, यहाँ के एक एक बच्चा जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक इस देश में क्रांति नहीं आएगी। आज भी इस देश का समाज अज्ञान और अनजान है। जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें हमारी विषय के ऊपर नहीं पढ़ाया जाता। हमें तो वो चीजें भक्ति मार्ग बताया जाता है। बोलता है कि तुम अगले जो भी पढ़ाई लिखाई में है, आज वो कहानियां बताई जाती है जो जमीन में नहीं है, जमीनी धरातल से ऊपर हट के है। लेकिन हमारी व्यवहारिकता की कहानी नहीं बताते। संत कबीर की कहानियां अभी अब आने लग गया थोड़ा, ज्योतिबा फूले की कहानियां अब लोगों ने समझना शुरू कर दिया। अभी भी जो बिटिया बोल रही थी, जयंती खुंटे बोल रही थी, ये मुझे समझ में आ रहा था कि अभी भी जो जानकारी है हमारी अधूरी। अभी भी नारी समाज बिल्कुल अज्ञान है। हमारा नारी समाज अभी भी उन्हीं के सहारे, इनका धार्मिक आस्था है, आस्था चैनल हमारी महिलाएं, उसमें सबसे ज्यादा उनको व्यस्त किया गया है। उनको कमजोर बना के रखा गया। क्यों बनाती हैं? उनको पता है महिलाएं हैं अपने परिवार से, हर महिला हमारे समाज को निर्माण में सबसे बड़ा हाथ अगर है किसी का तो महिलाओं का है। महिलाएं दूसरे घर जाती हैं बेटियां, हम अपने बेटियों को हम दूसरे घर में शादी करके भेजते हैं और वो दूसरे घर में जाके वो अपने परिवार बसाती है। वहां उनके मिलती है, मिल करके अपना सारा कुछ लगा करके परिवार बसाती है। कितनी बड़ी वो कुर्बानी देती है। और लेकिन उनको हमेशा डर लगा रहता है, अगर उनका कल के डेट में पता नहीं क्या होगा, हस्बैंड ने अगर नाराज हो गया तो क्या हो जाएगा, ससुर नाराज हो गया तो क्या हो जाएगा, हर चीज को खुश करने के लिए। इसीलिए वो हमेशा बेचारी डरी होती है और इसी डर में उन्होंने भगवान का सहारा लिया। ये जो आस्था चैनल है, इसीलिए उनके डर पैदा करके उनके डर का। और लेकिन आज बेटियां पढ़ लिख गई हैं, शिक्षित हो गई हैं, तो देखो आज बड़े से सारे बैंकों के बड़े बड़े मैनेजर्स, और आज हर किस क्षेत्र में नहीं, आज एयरफोर्स से लेकर सारे हवाई जहाज से लेकर सब कुछ चला रही है। आज गाड़ियां चला रही है, ट्रकें चला रही है, बसों चला रही है, हवाई जहाज चला रही है, फैक्ट्री चला रही है, कंपनी चला रही है, बैंकिंग चला रही है, घर परिवार भी चला रही है। आज सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो ये शिक्षा का कारण। अगर महिलाओं में शिक्षा नहीं मिला होता तो ये सारी व्यवस्था में बदलाव नहीं आता। आज वो मान सम्मान की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी भी अधिकार के प्रति सजग नहीं है, ज्यादा जानकार नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसकी बात फैलेगा, ज्योतिबा फूले और इनकी कहानियां, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी कहानियां शेयर करेंगे तो उनको अपना मौलिक अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा होगी। आज जयंती बहुत शुक्रिया खुंटे साहब। जी खुंटे साहब, हम आपका हमारे साथ कुछ बस आधा मिनट में समाप्त करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, हमारे क्रांति जो हुआ है इसकी कहानियां अभी भी हमारे शिक्षा में नहीं है। शिक्षा से दूर रखा गया। उनको पता है कि जागृत हो जाएगी समाज। अगर इनकी जानकारी मिल जाएगी तो जल्दी से जल्दी समाज में जागृति पैदा हो जाएगा। इसीलिए अभी भी आस्था चैनल को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी भी हमारा शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है। उस शिक्षा को, व्यवहारिक शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है, आस्था चैनल में जा रहा है, ताकि अगले जन्म को बात सोचो, इस जन्म को सुधारो नहीं, हमको जन्म को सुधारना है। हमारे बुजुर्गों ने यही कहा, संत महापुरुषों ने यही कहा, चाहे संत कबीर हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे गुरु नानक हो, सब लोगों ने इसी जन्म को सुधारने की बात की। तो हमें इसी जन्म को सुधारने को शिक्षा का विकास करना होगा। हर तरह से शिक्षा, और महिलाओं में शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा।
तभी हमारा समाज जी आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जी, मैं धन्यवाद। बहुत शुक्रिया खुटे साहब। आपने दूसरी प्रतिक्रिया में भी आप में महिला उत्थान के संदर्भ में आपने बातें रखी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थोड़ा देर में पूर्व आईपीएस अधिकारी विजेंद्र सिंह साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है विजेंद्र सिंह साहब। आज हम सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस, उनका कल 3 तारीख को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है और उनके परिप्रेक्ष्य में आज की हमारी चर्चा चल रही है। तो मैं आपसे प्रतिक्रिया के स्वरूप में ये आपसे जानना हम चाहते हैं कि जिस ढंग से सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है, साहू जी महाराज का जो योगदान है, उनका जो उनके बदौलत आज भारत की जो सभ्य समाज की जो बेटियां हैं, महिलाएं जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ी हैं, इस बाबत उनके इस योगदान को किस नजरिए से देखते हैं विजेंद्र सिंह साहब? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बड़ी कृपा की समय दिया। मुझे अफसोस ये हो रहा था कि खूंटे साहब को पूरी तरह नहीं सुन पाया। उसका कारण ये था कि मुझे पता नहीं था, ये मुझे एक जगह वेबिनार में उसमें मुझे खास तौर से बुलाया गया था, तो जैसा आपसे निवेदन किया था मैंने उसको अटेंड करना करके ही आ रहा हूँ मैं सीधे बात पे आता हूँ, समय कम है। आप हमारे आंदोलन के महात्मा फुले हमारे आंदोलन के साथ पिता कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं और सामाजिक क्रांति के पितामह बोलते हैं। जी जी, और थोड़ा करिए, इतना मुझे ज्ञान नहीं। और माता सावित्री शिक्षा के क्षेत्र में महिला ही नहीं, वो जो है हमारे आंदोलन की माता के रूप में, एक स्टार्ट के रूप में, जैसे ना प्रथम श्रेणी शुरुआत हो। तो अगर सही बात यह है कि जो आधुनिक आंदोलन युग की शुरुआत दलित मूवमेंट 1848 से ये माना जाता है कि शुरू हुआ है महात्मा फुले के सामाजिक क्रांति के साथ ही, और 1848 से मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये मानता हूं कि सही मायने में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। वो कैसा युग था उसकी कल्पना हम लोगों को कर लेनी चाहिए कि उससे मुश्किल से 10 साल पहले ही, जबकि महात्मा फुले 1927 में पैदा हुए हैं और सावित्रीबाई 1931 में, तो 12-13 साल पहले दलितों की पीठ पे झाड़ू बांधा जाता था, गले में मटकी लटकाई जाती थी और मनुष्यों का जीवन नहीं था। और महिलाओं की क्या हालत थी कि उनको 8-9 साल में शादी कर दी जाती थी, और जितना बड़ा आदमी है उतनी बीवियां रखे, चिड़ियाघर घर को बना सकता था वो, कोई लिमिट नहीं, लेकिन पढ़ने लिखने बिल्कुल नहीं दिया जाता। नतीजा ये है कि माता सावित्रीबाई की 9 साल की उम्र में शादी हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम जनता के लोग थे, गरीब लोग थे इसलिए शादी हुई। रानी झांसी की भी शादी 9 साल की उम्र में हुई थी, उसी युग में, उसी जमाने में। फर्क यह था कि उनकी 60 साल के बूढ़े से हुई थी राजा से, गंगाधर राव से। तो चाहे वो अभिजात वर्ग में, चाहे तो क्या हालत, आप कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना नसीब नहीं था। और दलितों में दलित, सुपर दलित महिलाएं हुआ करती थी, और किसी भी समाज को जब दबाया कुचला जाता है तो समाज की औरतों को पर विशेष रूप से उनको अंधेरे में डाला जाता है, क्योंकि परिवार माँ के संरक्षण में ही आगे बढ़ता। तो कि वहाँ कल्पना नहीं कर सकता था कोई। और जिन्हें शेड्यूल का जिन लोगों के लिए माता सावित्रीबाई ने, महात्मा फुले ने जिन लोगों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया जिस आंदोलन के लिए, वो लोग तो कीड़े मकोड़े की तरह समझे जाते थे। वो तो एक तो है ओबीसी जिन्हें आज कहते हैं, उनको कम से कम छू तो सकता था आदमी, छू लेता था, स्नान नहीं करना पड़ता था। इनको बेचारों को कोई छू नहीं सकता था। नतीजा यह है कि पहले अगर जी बोले सर, बोले ब्रिजेंद्र सिंह साहब, अपनी बात रखें। आया पड़ सवर्ण के तो धर्म खुदे अपनी जयंती, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा बीच में टॉपिक ना छेड़ें क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है। तो
मैं ये बता रहा था कि किस स्थिति में आखिर इतना परिवर्तन इतनी जल्दी ये आंदोलन शुरू कैसे हो गया। सन 48 में, सन 18 में पहला जो ब्राह्मण, अंतिम ब्राह्मण राज कह सकते हैं उसे, पेशवाओं का राज, जो कि शिवाजी ने जीत करके उन्हें दिया था, और इसलिए कि वो हिंदू राज उनको समझाया गया था। और शिवाजी को से 3 शर्तें रखवाई थी गंगा भट्ट ने। पहली कि वो छत्री बनना चाहते थे। हमारे लोगों की बीमारियां होती है, हमारे जिस कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ हूँ उनके लिए भी आर्य समाजियों ने एक ग्रंथ लिख दिया, छोटा लिखवा दिया 1890 के आसपास, चमर पुराण। और भंगियों के लिए लिखवाया वाल्मीकि प्रकाश कि आप जो है सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, आप फलाने हैं। तो शिवाजी के दिमाग में भी ये बात आई होगी, वरना कोई ना कोई विकल्प मिल सकता था उन्हें। तो पहला था कि मैं गाय और ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। ये शर्त मानने को तैयार हैं आप? उन्होंने कहा हूं। दूसरी, ब्राह्मण मनु 8 मंत्रियों में से प्रधानमंत्री कम से कम ब्राह्मण होना चाहिए। तो शिवाजी ने 7 ब्राह्मण बनाए। और तीसरी, मैं वर्ण व्यवस्था की रक्षा करूंगा। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है कि मैं दलितों को कुचल के रखूंगा, कीड़े मकोड़े की तरह ही समझूंगा। और ओबीसी को पढ़ने लिखने नहीं दूंगा बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई पे तो जिन लोगों ने हमारा सर्वनाश किया है उनके पास हम छत्री बनने जाएंगे। और एक पीढ़ी में हमारा राज चला गया, तो वो राज जो है पेशवाओं को इन्होंने जीत के दिया था, और पेशवाओं ने गले में मटकी बांधी, झाड़ू बांधा। अब प्रश्न ये उठता है, मुख्य बात पर आइए कि इतनी जल्दी परिवर्तन, इतना आंदोलन कैसे शुरू हो गया। तो अंग्रेजी राज, कंपनी का राज था, उस वक्त ब्रिटिश राज भी नहीं था। और वो कंपनी ऐसी थी, उसे मुनाफाखोरी से मतलब था अपना। तो 1757 में जब लॉर्ड क्लाइव ने जीता और बाबा साहब 1907 में पहले हाई स्कूल हुए, 150 साल तो हमारे समाज में एक हाई स्कूल पैदा करने के लिए लग गया था। क्या हालत समाज की होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कारण क्या हुआ कि जब कंपनी को एक लाइसेंस दिया करती थी ब्रिटिश सरकार, पार्लियामेंट, उसे चार्टर एक्ट कहते थे, तो 20 साल का लाइसेंस देती थी। तो 20 साल का जब 1913 में दिया गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सवाल उठा, उन लोगों के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, जातिवाद वगैरह वो जानते नहीं थे बिल्कुल क्या चीज है। तो वो यहाँ के बारे में परिचित हुए कि यहाँ आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये शर्त रखी कि हम तुम्हें चार्टर तो दे रहे हैं, तुमको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। तो कंपनी ने पहली बार 1 लाख या 3 लाख, खुंटे साहब को ज्यादा पता होगा, बजट रखा पहली बार शिक्षा के लिए। और 1913 में पहली बार मिशनरीज को अलाउ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो तब तक मिशनरीज को अलाउ नहीं किया था। आप ईसाई धर्म का नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको अपने मुनाफाखोरी से मतलब था। तो पहली बार ये हालत थी। 1952 में कार्ल मार्क्स जब ऐसे लिखता है, तो कार्ल मार्क्स लिखता है, जब रेलवे लाइन पड़ रही थी उसके बारे में लिखता है, ये देश में सामाजिक क्रांति होना स्वाभाविक है, अब लोग मिलने जुलने लगेंगे। और कार्ल मार्क्स कहता है कि देखो, जगन्नाथ के मंदिर में जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, उसके नाम पर क्या बोलते, देवदासी के नाम पर, जहाँ बंदर के सामने आदमी सर झुका रहा है, इस समाज में कितनी बड़ी क्रांति होने जा रही है। ये कार्ल मार्क्स ने 1952 में अपने ऐसे में लिखा था। तो ये तो अभी उससे पहले की बात है, सन 48 की, 5 साल पहले की। ये हमारे आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये आंदोलन सफल क्यों, मैं इस पर विचार करिए आप। ये वो ईसाई मिशनरियों की कृपा है। महात्मा फुले की मामा की बेटी, ममेरी बहन सगुना बाई, एक पादरी साहब जॉन साहब के घर में काम करती थी। घर में बच्चे खिलाने का काम, यही काम मिल सकता था। और क्या वहां पर प्रोफेसर का काम तो मिल नहीं सकता था, मैनेजर का नहीं मिल सकता था। लेकिन वो जो पादरी था, वो गरीब आदमियों को पढ़ाता लिखाता और उनमें सामाजिक काम करता था। तो उसके दिमाग में आया कि मेरा फूले भी ऐसे ही पढ़े लिखे। तो सगुना बाई ने पादरी साहब से मिलवाया। सगुना बाई ने का बहुत बड़ा योगदान है महात्मा फूले के जीवन में। और उन्होंने वो जो मिशनरी थे, मिशनरियों ने महात्मा फूले के स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में महात्मा फूले पढ़े थे। और सावित्री बाई की भी ट्रेनिंग उन्हीं मिशनरी लोगों ने दी थी। और क्यों दी थी? वो अंग्रेज खुद करना चाहते थे, कंपनी खुद करना चाहती थी, लेकिन इतना बड़ा विरोध हुआ था कंपनी का कि कंपनी को लगा के हमारी दुकान बंद हो जाएगी।
तो उन्होंने दलितों में ही लीडरशिप तैयार की, और इतनी लीडरशिप तैयार की कि जो पहला स्कूल 1848 में और 1851-52 तक 18 स्कूल खुल चुके थे महात्मा फुले के। 18 स्कूल, कितनी बड़ी क्रांति का दौर उस वक्त गुजरा होगा, आप ये सोच सकते हैं। आज हमारे यहाँ बाबा साहब 1907 में पहले हाई स्कूल हुए, आज हमारे सैकड़ों आईएएस हैं, सैकड़ों आईपीएस हैं, सैकड़ों बड़े बड़े पदों को साइंटिस्ट हैं, अमेरिका में हैं। आज लीडर्स की कमी नहीं है, गली गली में लीडर मिल जाएंगे आपको। और जो बिल्कुल अंडरवियर पहन के फटा हुआ पड़ा होगा, वो भी पता चला कि पार्टी में भर्ती हुआ, सबसे पहले बुलेरो लेने की सोचता है, और मंत्री जब बनता है तो मैं तो बैठता हूँ उनमें जाकर के, वो बताते हैं 1 करोड़ दिया टिकट के लिए, 2 करोड़ दिया, इतना वापस करना पड़ा। मैं पूछता हूँ वही वो आजकल कोऑर्डिनेटर साहब कहाँ पर हैं? बोले साहब वो पैसा वापस करना पड़ा था, तो पता चला कि इतना उन्होंने रख लिया था, आजकल उनको निकाल दिया गया पार्टी से। तो राजनीति आज जो भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद, जिस जातिवाद को बाबा साहब ने खत्म करने के लिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कल्पना की, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है, जो ये उद्घोष किया उन्होंने। आज हमारे इतने लीडर, उनके मॉडल दो हम बता दूं आपको, हो तो बता दूं साहब? जी संक्षिप्त में बताया सर, कार्यक्रम का हमारा समय हो रहा है, आप बता सकते हैं। बिल्कुल मुझे मालूम है। अठवले जी दलित पैंथर बनाया था, कभी बड़ी भारी क्रांति करने जा रहे थे, क्रांति। आजकल वो क्या कर रहे हैं आप जानते हैं। रामराज जी वो टीवी से उस टीम आई थी, कैमरा एक बनते जी उस तरह फेर रहे थे, बुद्ध में भारत बनाने जा रहे थे। आजकल वो क्या कर रहे हैं। मायावती बहन जी तो त्रिशूल हाथ में लेकर के आजकल वो जो परशुराम के जा रही है। एक हमारे और नेता हैं वामसेफ के निकले हुए, वो आजकल कमरे में बैठ करके दुनिया भर के वीडियो बनाते रहते हैं आजकल ये, और बताते हैं कि मैंने ये किया, मैं 500 जिलों में गया, 1000 ये किया, आज तक 5000 में ये सब कर दिया। उनके भी तेवर सब वैसे ही हैं। फर्क ये है कि वो मायावती नहीं बन पाए हैं, बन गए तो उनको भी मीलों पीछे छोड़ देंगे। और 36 पार्टियां उन्होंने इकट्ठी की, अभी महासंघ बनाया उत्तर प्रदेश में। मैं यूपी के बारे में ज्यादा जानता हूँ सर, राजनीति इतनी ज्यादा नहीं जानता। 36 बनाया तो उसमें 36 को बहुत सारी पार्टियां मैं जानता हूँ। इकट्ठे करके आदमी सोचता है 2 टिकट तो मुझे मिल ही जाएंगी अपनी जात के नाम पर। तो हमारा जो हम लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, अरे संविधान तो उसी दिन हत्या हो गई थी 1992 में, जब दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। आपकी सुप्रीम कोर्ट भी जब जगा हुआ था, प्रधानमंत्री जगे हुए थे, सरकार थी। आजकल किसी को आज तक कोई सजा हो पाई? संविधान की तो हत्या हो गई। उन्होंने जो थे उनके विश्व हिंदू परिषद के गिरिराज किशोर, घोषणा की थी कि अब हमारी लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश होगी। जी विजेंद्र सिंह साहब, हम सब्जेक्ट से थोड़ा लिंक में आप मुझे माफ करेंगे थोड़ा सा। जी ये समझते हैं कि लिंक से बाहर हूँ, मैं तत्काल खत्म कर रहा हूँ बात को। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना। नहीं, मेरी बातों का आप अन्यथा न लें, मैं बहुत शुक्रिया। इस पर हम बहुत अच्छा अगले विषय पे हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। आपकी जो चिंता है, हमारे सावित्री बाई के आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, वो मिशन क्या है? वो नहीं कर रहे हैं, हम एक जन्मदिन मना रहे हैं। वो मदर है हमारे, महात्मा फुले हमारे सामाजिक क्रांति के पिता हैं। आखिर क्या मिशन था और वो कहाँ पहुंच गया है, क्या चुनौतियां उसके सामने। मैं मायावती के सावित्री बाई के बारे में व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ आप सुनते रहेंगे। मैंने 9 साल की बात इसलिए की कि उस वक्त स्त्रियों की क्या हालत थी, और सावित्री बाई ने कितना इसके बावजूद कितना बड़ा योगदान। एक ज्ञानोदय मैगजीन उस वक्त ईसाई लोग निकाला करते थे। ज्ञानोदय उन्होंने ये बात महात्मा फुले ने उसमें अपना था, और उन्होंने ये बात कही थी कि स्त्रियों की पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है, और के लिए सावित्री बाई को लगाया था। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि मुसलमानों के बारे में आज जो नफरत फैला रहे हैं लोग, वो
उस्मान शेख और उसकी पत्नी फातिमा शेख, इन्होंने अपना घर भी दिया जब महात्मा फुले को उनके पिताजी ने निकाल दिया, इसलिए कि सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे। हमारी गुलामी दिमागी किस हालत में पहुंच गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि बाकी चीजें तो आप लोग बता ही रहे होंगे, जो नहीं बता रहे हैं उतनी बात मैं बताना चाहता था कि इस आंदोलन को एक क्वालिटी लीडरशिप की क्यों जरूरत है और कैसे पैदा हो सकती है। जब तक भगवान बुद्ध की तरह सड़क पर नहीं आएंगे, सब कुछ स्वार्थ और लोभ को छोड़ करके, ये कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। आज पैसे की कोई कमी नहीं है, अकेली 6 वामसेप में करोड़ों करोड़ का बजट है, अकेले कर्मचारी हमारा इतना, और आजकल जो राजनीति में आ गए हैं वहाँ तो एक टिकट 4-4 करोड़ में बिकता है। मुंबई के सेठ आ जाते हैं टिकट खरीदने। तो ये जो आम गरीब हमारा किसान मजदूर रह रहा है गांव में, उसके आंसू हमारे सामने होने चाहिए। और जिन हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो सावित्री बाई हो, बाबा साहब हो, इतना आंदोलन उन्होंने, इसको सही मंजिल पर पहुंचाने के लिए हमको एक सही टीम की जरूरत है। जो काम काशीराम साहब ने काडर बिल्डिंग का किया था, जिसको हम भूल गए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके आगे काम को बढ़ाने की जरूरत है। सावित्री बाई जी के बारे में तो अभी बहुत हमारे कुर्टे साहब हमारे आचार्य जी हैं, हम तो उससे सीखने के चक्कर में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ज्यादा मुझे क्षमा बोलना मेरा। विजेंद्र सिंह साहब, आपने बहुत कठोर शब्दों में हमारे समाज को, अपनी बातों को रखा है। मैं इस बात को समर्थन करता हूं। और ये आज के इस टॉपिक में आपने जो अपनी दर्द भरी बातों को समाज के सामने रखा है, ये समझने वाली बात है, अंदर से समझने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए टोका क्योंकि मतलब जो बातें हम सावित्री बाई फुले के, हालांकि ये कहना भी जरूरी था आपके लिए और ये रखना भी जरूरी है, क्योंकि समाज को जब तक हम सही बातों का तथ्य के सहित प्रमाणिक रूप से हम बात को नहीं रखेंगे तो उनके भेजे में घुसेगा नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब आपकी इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए। मैं आज की चर्चा को आगे जी खाली बायोग्राफी पढ़ने के लिए नहीं, समाज के जो चुनौतियां हैं उनके क्या क्या चुनौती हमारे सामने हैं, अगर वो हमने कायदे के लोग आगे नहीं लाए तो हमारा जो हालात। मैं विजेंद्र सिंह जी के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम भी सहमत हैं। मैं 100% विजेंद्र सिंह की बातों का समर्थन करता हूँ जी। इस पर चर्चा पर जी जगदीश, मैं कहना चाहता हूँ, जस्ट मैंने 2 मिनट लेता हूँ, मैं 1 मिनट लेता हूँ जी जी। क्योंकि जयंती मनाना या उनकी तारीफ करना, उनकी गुणगान करना, ये हमारा केवल एक जानकारी के लिए है, लेकिन असली उद्देश्य क्या है, इसके पीछे हमारा जो उन्होंने इतना संघर्ष किया, उस संघर्ष को अगर हम केवल बोलते रहे और अगर वो हमने जमीनी स्तर पर नहीं लाया, काशीराम जी ने इसको जमीनी स्तर पर लाने का प्रयास किया। आज हम सड़कों में चले, हमारे लोग चले, तो आज हम ज्योतिबा फुले और इनके कहानियों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर जो स्टार्ट नहीं किए होते 1980 तक, मैं कुछ नहीं जानता था। 1980 में पहले बार मैं समझा, और ज्योतिबा फुले को तब तक बिल्कुल सड़क मैदान में था ही नहीं, न किसी पाठ्यक्रम में था, न किसी जानकारी में था, कहीं नहीं था। ये तो ढूंढ करके उन्होंने ला करके समाज को दे दिया। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, हमें जमीनी धरातल पर लाना ही पड़ेगा। ये जो आज के नेताएं हैं, आज के नेता जो लोग हैं, ये सच बात है, ये केवल मार्केटिंग कर रहे हैं नेताओं का, हमारे बुजुर्गों का, संत महापुरुषों के आंदोलन का मार्केटिंग कर रहे हैं। ये मार्केट बन गया है। हमें मार्केट से नहीं, मार्केट से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमें सामाजिक मार्केट पैदा करना होगा। राजनीतिक मार्केट से ज्यादा सामाजिक मार्केट पैदा करना होगा, सांस्कृतिक मार्केट पैदा करना होगा, अपनी संस्कृति को बचाना होगा। हमें श्रमण संस्कृति को पुनः से फिर से जिंदा करना पड़ेगा। उसके लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानी की जरूरत है जी। साधारण बात तो नहीं होगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको चर्चा में हम यही बार बार बताना है कि इसको जमीनी धरातल पर लाना है। बिल्कुल इसमें किसी दो मत नहीं है, जमीनी धरातल पर लाना है, क्योंकि नेतृत्व तो लीडरशिप नहीं समझ पा रहा है। आज का जो लीडरशिप है, आंदोलन को भूल गया, काशीराम जी के आंदोलन को समझ नहीं पाए। अभी भी काशीराम जी के आंदोलन को बहुत लोग केवल एक राजनीतिक पक्ष में घुमा करके बात करते हैं। ये राजनीतिक बिल्कुल नहीं था। काशीराम जी ने, राजनीति तो खेल है, उन्होंने बार बार कहा,
सामाजिक, उन्होंने कहा था यदि जिस समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एक रूपता पैदा हो जाए तो राजनीति तो खेल है। राजनीति खेल के लिए हमारा खेल को आज लोगों ने मिशन बना लिया है। ये खेल ये गलत है। ज्योतिबा फूले का आंदोलन पूरा सामाजिक क्रांति था, बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति। उस सामाजिक क्रांति के बदौलत साहू जी महाराज पैदा हुए, जगदेव बाबू पैदा हुए, डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए। सारा देश में जो क्रांति आया है, नवयुग का निर्माण हुआ है, उसमें ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा योगदान है। हमें उस आंदोलन को जमीन पर लाने का जरूरत है। हमें चर्चा का विषय बनाना है, आम चर्चा का विषय बने। और ये मैं खुद करता हूँ और मैं पढ़ा, आज भी कल भी मेरी चर्चा थी तो लोगों को मैंने बाद में यही कहा, यहाँ अजाक्स में जब चर्चा हो रही थी सब जगह हम लोग यही कह रहे हैं कि आज मैं तो आंदोलन को जुड़ा हुआ आदमी हूँ। आंदोलन मैंने तैयार किया है। आंदोलन में काशीराम जी के साथ में सबसे ज्यादा समय लगाकर आंदोलन को खड़ा करने में मेरा बहुत, मैं कहना नहीं चाहता कि मेरा योगदान है, मैं कहता हूँ कि मैं उसमें एक सिपाही रहा हूँ, एक सिपाही की तरह काम किया हूँ। इसलिए मुझे पता है कि सिपाही का रोल क्या होता है और कैसे आंदोलन तैयार किया जाता है और उसका महत्व क्या होता है। मैंने बंगाल तैयार किया, उड़ीसा तैयार किया, मध्य प्रदेश तैयार किया, आधा उत्तर प्रदेश तैयार किया। मुझे मौका लगा तो मैंने पूरा घूम के उनके काशीराम जी के साथ हम दोनों मिल करके हेलीकॉप्टर में महीनों घूमे हैं और घूम करके हमने पूरे आंदोलन को किया हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज आंदोलन भटक गया है। सच बात है, आंदोलन भटक गया है। सामाजिक आंदोलन नेपथ्य में चला गया है। राजनीति में हम सौदाबाजी में आ गए हैं, बाजार में आ गए हैं। तो बाजार से हमें हट करके सामाजिक आंदोलन को तभी हमारे उनकी जयंती का लाभ मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया खुटे साहब, आपने महत्वपूर्ण पॉइंट आउट किया है। आपने इस चर्चा को, हमारे साथ अनिल पाल जी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी हमारे पास नहीं आ पाई है, वो स्क्रीन पे भी नहीं आ रहे हैं। अनिल पाल जी हमें सुन पा रहे हैं या प्रोफेसर सरला जोगी जी? हेलो। हाँ अनिल पाल जी, आज की इस परिचर्चा पर अभी हमारे मेहमानों की बातों को आपने सुना है, तो आज के इस बाबत आज का जो प्रमुख डिबेट है इसमें संजीव अपने विचार रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आप लोगों ने ये सब्जेक्ट चुना कि माता सावित्रीबाई फूले की जन्म दिवस मनाने के लिए, तो मैं आप सबको बधाई देता हूं। और जो अभी डीजी साहब ने कहा वो 100% सही बात है, वो कड़वा सच है। क्योंकि जब हम जन्मदिन मना रहे हैं अपने लोगों का, सावित्रीबाई फूले जी का, जो हमारी प्रथम शिक्षिका थी, और उस जमाने में जब लोगों को चलने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब आंदोलन करे कि पानी पीने का अधिकार नहीं था, तब उन्होंने जो है एक शिक्षा का बीड़ा उठाया और हमारी मातृत्व शक्ति को उन्होंने मजबूत किया। लेकिन साथियों, हम लोग को ये चीज याद रखनी चाहिए, जैसा अभी डीजी साहब ने भी कहा, हम लोग व्यक्ति को तो मानते हैं, सावित्रीबाई फूले जी को मानते हैं, बाबा साहब जी को मानते हैं, लेकिन व्यक्ति की नहीं मानते हैं। अगर हम लोग सावित्रीबाई फूले जी की और महात्मा फूले जी की और बाबा साहब अंबेडकर की बातों को मानने लग जाएं और अपने जीवन में उसको धारण कर लें, तो हमारी आधी कठिनाइयां ऐसे ही दूर हो जाएंगी। तो हम सब कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड हो रहे हैं कि जब हमको आवश्यकता होती है तो अपने हिसाब से हम उसको डेफिनेशन गढ़ लेते हैं और मूवमेंट के हिसाब से काम नहीं चल पा रहा। साथियों, आज जो विषम स्थिति है उससे निपटने के लिए आपको कम से कम हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि मूवमेंट फिर से खड़ा हो। क्योंकि मूवमेंट भटक गया है और लोग डबल स्टैंडर्ड हो गए हैं, तो इसमें समाज का बहुत जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है और हो रहा है बराबर, कि हम जो जिस स्थिति से आए हैं तो अब हम बैक की स्थिति में हम पीछे जा रहे हैं। तो इस पे हम लोगों को विचार करना चाहिए और कैसे हमारा नेतृत्व मजबूत हो। और नेतृत्व, अगर मान लीजिए कि राजनीतिक नेतृत्व हो, तो उसकी कमांड कैसे आपके हाथ में हो। क्योंकि अभी हम लोग जिसकी बात करते हैं, आरएसएस की बात करते हैं, तो उसकी पूरी कमांड अपने नेताओं पे रहती है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा। अभी हम कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं कर पा रहे हैं। बामसेब के भी जो है 4-4, 5-5 धड़े हो गए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं आपस में, इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ है। तो आज हम इतनी महान शख्सियत की जन्म दिवस मना रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग प्रण लें
कि कम से कम जब अगले साल बैठें तो हमारा मूवमेंट कुछ स्तर तक आगे बढ़े। और ये जो डिबेट हमारी परिचर्चा जूम हो जाती है तो हम लोग एक दूसरे से ड्राइंग रूम में बैठ करके तो बात कर सकते हैं, लेकिन हमें ग्रास रूट में अल्टीमेटली जाना पड़ेगा और उसके लिए लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ाई लिखाएंगे लोगों को नहीं और लोगों को समझाएंगे नहीं तो लोग दिग्भ्रमित हैं। और हम इसी में खुश हो लें कि चलो हम वेबिनार कर ले रहे हैं, हम 10 लोगों को जोड़ ले रहे हैं, मेरे साथ 24 लोग हो रहे हैं, कल 50 हो सकते हैं, तो उससे हमारा साथियों भला होने वाला नहीं है। हम सबको किसी तरह एक तरह यूनिटी बना करके और कुछ ऐसा खाका तैयार करने की आवश्यकता है कि जिसमें हम लोग ग्रास रूट तक पहुंचे और हमारे लोगों के जो संवैधानिक हकों की वो रक्षा नहीं हो पा रही, उनको हम कैसे उनके संवैधानिक हक दिला सकें। आज भी हमारे लोगों का जो है आबादी, हम कह सकते हैं कि हमारी जो है 83% है, 83 क्या, हम तो उसको बल्कि 90 से ऊपर मानते हैं, लेकिन संसाधन हमारे पास खाली 3-4% है। संसाधन उन लोगों के पास है, तो कैसे हम जो है उस पर कब्जा करें। आज साथियों लोग देखिए विभिन्न जातियों बटे हैं, कास्ट, जब तक हमारे लोग दिक्कत में होते हैं तब तक तो जात जात चिल्लाते हैं, कास्ट कास्ट चिल्लाते हैं। जब उनका स्तर थोड़ा बढ़ जाता है, वो क्लास में पहुंच जाते हैं, तो अपने क्लास के हिसाब से काम करने लगते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, तो इसको हम लोग कैसे दूर कर पाएंगे, इसमें कुछ ना कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग सारे लोगों को मिलकर बनानी पड़ेगी। और नीचे की तरफ हम लोग को चलना पड़ेगा। जब तक हम लोग आखिरी व्यक्ति के पास नहीं चलेंगे, उसका जनजागरण नहीं करेंगे, उनका ब्रेन में उनकी बात नहीं बैठा लेंगे, तब तक हम लोग सही रास्ते पे आ नहीं पाएंगे। धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया अनिल पाल जी, आपने बहुत अच्छी बातें और सही बातें कही है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेघराज साहब जुड़ गए हैं। मेघराज जी अपनी आज की इस परिचर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सबको पहली बात तो ये आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विचार पर चर्चा की है, इस पे जो सावित्री बाई फुले के जन्मदिन के ऊपर, तो हम सब पूरे देशवासियों को बधाई भी देते हैं। और दूसरी बात जो है अनिल पाल जी ने तो ये बहुत काम की बात बताई है, उन्होंने एक विचार रखा है सामने। ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये कारण क्या है, इन लोगों के जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर बने बैठे हैं, ये मतलब एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे बुराई करते हैं, अंदर खाते हैं, बाहर सामने तो नहीं करते हैं, लेकिन अंदर खाते हैं, इनमें एक बैर हो रहा है दूसरों में। मैं जहाँ तक समझ पाया इस चीज को, जो कमियां हैं, कमियां कहाँ पर है, अगर ये अपना घमंड और लालच अगर दोनों चीज को बाहर त्याग देंगे ना, तो ये सबके सब एक लाइन पर आ सकते हैं। और सच्चाई और ईमानदार इंसान कहीं भी जाए, जो उसके पास में पैसे है या जैसा मर्जी है, वो हमेशा सही काम करेगा। तो ये इनके अंदर ना तो सच्चाई ना ईमानदारी है, और ना ये इनके अंदर घमंड भी पूरा कूट के भरा हुआ है, और इनके अंदर लालच भी है। तो दोनों तीनों चीजें, लालच, कुर्सी का लालच है, पैसे का लालच है, चौधर का लालच है, और लालच वाले छात्र है। तो ये चीजें अगर दूर हो जाए तो ये इन पे आप प्रयास करेंगे, तो अगर आदमी सच और ईमानदारी से काम करना शुरू करेगा तो ये दूर हो जाएंगे। और ये मैं एक आर्टिकल भी लिखा इसके आने वाले दिन में कर रहा हूँ सामने, कि कमियां कहाँ हैं और कैसे दूर हो सकता है, कैसे भोजन पर आज हासिल कर सकते हैं। जी थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेघराज जी। आज की इस परिचर्चा को हम संक्षिप्त में ले जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा समय भी नजदीक आ चुका है। मैं थोड़ी एक मिनट में, आज की इस परिचर्चा पर बहुत सारी बातें हो चुकी है और सभी मेहमानों ने अपनी बातें रखी है। मैं संक्षिप्त में आज लास्ट कमेंट के रूप में हमारे जो इस उद्देश्य को लेकर जो सावित्री बाई फुले का जो मैसेज है, साहू जी महाराज का फुले मैसेज है, उस पर काफी विस्तार से चर्चा हो गई है। तो आज की इस डिबेट के अवसर पर मैं खुंटे जी के पास में अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में 1 मिनट से भी कम समय में उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, और आज हमारे देखने सुनने वालों को उनकी जो मैसेज है वो हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। खुंटे साहब। मैं मानवता चैनल के साथियों को, सभी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने चर्चा शुरू किया है। जी, हमें अधिकार युद्ध की तैयारी करनी है और इसके लिए लगातार किसी न किसी रूप में आए दिन हमको इस चैनल के माध्यम से, हम जब मानवता की बात करते हैं, मानवता को जिंदा रखने की बात करते हैं, मानवता की लड़ाई शिक्षा से शुरू होता है। तो इसीलिए हमको इसको कैसे तैयार करना है और जमीनी स्तर पर इन क्रांति जो हुआ है, सामाजिक क्रांति हुआ है, उसको सामाजिक क्रांति को जमीनी धरातल पर कैसे लाना है, हम प्रशिक्षण दे करके, हम के इसी मानवता चैनल के माध्यम से दे करके हम लोगों को जागृत कर सकते हैं। हमें यूज करना होगा, हमारा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बनते रहना।
क्योंकि हमें दुनिया भर का प्लेटफॉर्म जो बना है इससे हम बिखर गए हैं। हमें प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं, नया प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें वैचारिक एकरूपता पैदा करना है। और जितनी जल्दी हमारी वैचारिक एकरूपता होगी उतना जल्दी क्रांति आएगा जी। मेरा यही कहना है। इसीलिए वैचारिक एकरूपता हमें पैदा करने के लिए हमारे संत महापुरुषों की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करना है और उनको हर रोज करना है, एक दिन नहीं, हर रोज करना है। और हर बार हमें यही बात बोलना है कि मानवीय मूल्यों को उठाना है। ये मानवता चैनल का बहुत बड़ा योगदान होगा। जी, बहुत शुक्रिया फुटे साहब, आपने बहुत अच्छे विचारों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। मैं जयंती खुटे के पास में लास्ट कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। जयंती खुटे हमारे साथ एक बेटी है जो समाज को एक निर्दिशा की ओर काम कर रही है। मैं जयंती खूटे के पास में लास्ट कमेंट के लिए कम शब्दों में उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा आज की इस प्रेरक विचारों और चर्चा को लेकर सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में। जयंती खूटे। धन्यवाद जगदीश सर। सर, अभी सभी को सुनने के बाद में मैं यही कहना चाहूंगी कि कहने को तो आज महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आज भी हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश ही है। कई जगहों पर आज भी महिलाओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से आज मैं देश की सभी महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि सशक्त बने, शिक्षित बने और अपने आप को साबित करने के लिए कुछ करें। जी, इसकी बहुत ही जरूरत है। बस मैं इतने ही मैसेज देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया जयंती खोटे, आपने कम शब्दों में आपने बहुत अच्छी बातें मैसेज के माध्यम से सावित्री भाई फुले जो हमारी माता थी, जन जन की माता थी, उनके उद्देश्यों को लेकर, प्रेरक चर्चा को लेकर आपने आज अपनी बातें रखी है। बहुत शुक्रिया जयंती खोटे जी। मैं लास्ट कमेंट के लिए विजेंद्र पाल सिंह जी के पास में फिर से जाना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह जी जो हमारे बहुत ही अनुभवी एक्स डीजीपी रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी, आप इस कार्यक्रम की अंतिम सारांश के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दें हमारे देखने सुनने वालों को आज की इस परिचर्चा पर। आपकी आवाज को म्यूट करें सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो कोई खास बात कहने को नहीं है, जो कहना था मैं कह चुका। लेकिन महिलाओं की शिक्षा जो माता सावित्री बाई ने जिसके एक प्रतीक है वो शिक्षा की, तो उस पर टॉप प्रायोरिटी देने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी समाज का जब सर्वनाश किया जाता है तो खाली उसके किसान मजदूरों को ही नहीं कुचला जाता, उससे पहले उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है। तो ये जो सती प्रथा थी, ये जो बाल विवाह की थी, ये सब आज जो खत्म हुई हैं चीजें, आज महिलाएं इस स्थिति में हैं कि हम माता सावित्री बाई के संदेश को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। और शिक्षा जो कि बाबा साहब ने सर्वोच्च हमारी प्रायोरिटी बनाई है, शिक्षित बनो, उसको महिलाओं पर ही हमको सबसे पहले लागू करने की जरूरत है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। मैं अनिल पाल के पास लास्ट प्रतिक्रिया के लिए एक कम शब्दों पे, अनिल पाल जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी लास्ट कमेंट दे। हेलो अनिल पाल जी। हाँ जी, मैं लास्ट कमेंट के रूप में यही कहना चाहूंगा कि हम लोग को एक डेटाबेस कैडर कैंप चलाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग नीचे पे नहीं करेंगे तो रोज इसी तरह काम करेंगे तो लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करना चाहिए और शिक्षा पे काम करना चाहिए और लोगों को जागरूक करने का काम करना चाहिए। यही मेरा जी, बहुत शुक्रिया आज की इस परिचर्चा के लिए। हमारे पास समय नहीं है। मैं सभी मेहमानों को आज की इस चर्चा के लिए टीआर खोटे साहब का, विजेंद्र सिंह साहब का, जयंती खोटे जी का, मेघराज जी का जो इस कार्यक्रम के उन्होंने वो प्रायोजक हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर सरला जोगी और अनिल पाल जी जो जुड़े थे। सरला जोगी जो एक महिला है, प्रोफेसर हैं, उनके प्रतिक्रिया नहीं पाई टेक्निकल कारणों से, उनका भी बहुत शुक्रिया करते हैं। आज के इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानव चैनल के इस चर्चा को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार, सत श्री अकाल।